हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का चैप्टर्स रीड कर रहे हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को भी करते चले जा रहे हैं। आज का सेशन में हम लोग चैप्टर 4 देखेंगे, अध्याय 4, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कक्षा 7 के लिए भी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल से भी। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, जो कि क्लास 7 का इतिहास का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 है, यानी अध्याय 4, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य किस तरह से विस्तारित हुआ, मुगल साम्राज्य के कौन कौन से शासक हुए, वे सभी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोग एवं सांस्कृतिक में इतनी अधिक विविधताएं हों, क्या कहा जा रहा है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्रों पर जहां पर क्या होता है कि लोगों के बीच सांस्कृतिक और इतनी अधिक विविधताएं हैं, क्या है कि लोगों के बीच विभिन्नताएं अधिक है, अधिक तरह के सांस्कृतिक है विभिन्नताएं हैं, वहाँ शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन कर पाना, जहाँ पे कि अनेक सारी संस्कृतियाँ हो और विविधताएं हो लोगों के बीच, वहाँ पे शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने साम्राज्य की स्थापना की। क्या किया कि पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने क्या किया, एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा भी किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य थे उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की और कार्य भी पूरा किया, जो कि अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव हो पाना पड़ता था, संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। कब शुरू किया था? तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1526 ईस्वी के आसपास, जबकि पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया गया। क्या किया गया कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार यानी फैलाव शुरू किया और 17वीं शताब्दी आते आते तक लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। क्या हुआ कि उन्होंने जो भी लागू किए थे प्रशासन और विचार के लिए, शासन संबंधी विचार लागू किए थे, प्रशासन के ढांचे, वह क्या हुआ कि इनके शासनकाल के बाद भी टिके रहे। ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी। कौन सी? मुगल साम्राज्य। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप के में उनके पश्चात आने वाले शासकों को अपने को अछूता ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित किया करते हैं। क्या है कि आज भी जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, स्वतंत्रता दिवस के पर मुगल शासकों के निवास स्थान कौन सा था? दिल्ली था। वहीं से लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। यह है दिल्ली का लाल किला, जो कि शाहजहां ने बनवाए थे। अगला टॉपिक आता है कि मुगल कौन थे। अगला टॉपिक आता है मुगल कौन थे। मुगल कौन थे? तब मुगल दो महान शासक वंशजों के वंशज थे। जो मुगल थे वह दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक का चंगेज खां, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था। क्या था कि माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज किया करते थे, के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासन तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगिता के
उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव किया करते थे। क्या था कि जो शासक वंशज थे, पहला था चंगेज खां के वंशज थे और दूसरा तैमूर खां के वंशज हुआ करते थे। तो जो ये थे, ये अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां की जो भी स्मृतियां हैं वह नरसंहार से संबंधित थे, यानी अच्छे नहीं थे। इसलिए वह अपने आप को इनसे इंट्रोड्यूस करवाना नहीं चाहते थे। जबकि तैमूर के वंशज के जो भी थे, यानी उनके तंबूर के वंशज जो भी थे, वह तैमूर के वंशज होने पर अपने आप को गर्व करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1998 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्या था कि तैमूर के जो वंशज थे वह अपने आप पर गर्व इसलिए करते थे क्योंकि उनके जो पूर्वज थे 1998 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजवंश? तो इसका हम लोग आगे देखें। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है उसको देख लेते हैं। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र जो कि 1702 से 1712। मध्य में तैमूर के उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मिरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा यानी परदादा था, और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा और उमर शेर खान बाबर के पिता। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे, पांचवें और व्यक्ति जो थे मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां थे। जो ये थे चित्र में, ये जो 3 चित्र दिखाए गए हैं चित्र में, ये मुगल बाबर नहीं, ये सॉरी 1 मिनट, ये जो थे उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया था, जो कि अभी हम लोग ऊपर चित्र में देखे। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर को प्रस्तुत करता है, मतलब सामने रखता है। अगला टॉपिक आ गया है मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर। प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर, जिनका शासनकाल रहा 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक, ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। कब इन्होंने फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था? 1494 में। तब इनकी उम्र कितनी थी? केवल 12 वर्ष थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, यानी पिता के द्वारा जो दी गई होती है गद्दी, पैतृक गद्दी, वह छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। क्या किया था? बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया था। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने क्या किया था? सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था, और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या किया था कि दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था। कौन? बाबर। यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं मुगल फौज अभियान का। आगे है तालिका 1 में मुगल के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम को कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तालिका खतरा थे। मुगल और अहोम, जो कि हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, सिखों यानी कि चैप्टर 8 और 10 में पढ़ेंगे, मेवाड़ यानी मड़वाड़ अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करेंगे, जो कि आगे देखेंगे। संभावित ईरान के अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था, और क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और
बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया। तो इन सभी के जिक्र हम लोग अध्याय 7 और अध्याय 8, 9, 10 में देखने वाले हैं। बोला जा रहा है, युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद का तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। अग्न्य शास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मलवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि सबसे पहले बारूद यानी हथियारों का इस्तेमाल कब किया गया था। तो 16वीं सदी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। यह चित्र दिखाया गया है। अब तालिका देखेंगे हम लोग मुगल सम्राट का। मुगल अभियान और घटनाएं क्या है? मुगल अभियान और घटनाएं। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले शासक कौन थे? बाबर, जिनका शासनकाल रहा 1526 से लेकर 1530। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया था। कौन हराया था? बाबर ने। कब हराया था? 1526 में। उसके बाद 1527 में खनुआ के राणा संगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को भी हराया था। 1527 में कौन हराया था? तो बाबर ने। उसके बाद बाबर ने ही 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा के मुगल नियंत्रण स्थापित किया था। बाबर ने क्या किया था कि 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया था और उनके समर्थकों को। 27 में खनवा राणा संगा राजपूतों के राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था। और 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया था। लेकिन अपनी मृत्यु के पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर चुका था। कौन? बाबर ने। आगे देखेंगे। फिर बाबर का बेटा हुआ हुमायूं। हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं का शासनकाल रहा 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। इसका जो कार्य था वह देखेंगे। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। जो हुमायूं था अपने पिता की वसीयत, उनके जो भी वसीयत थे उसके अनुसार जायदाद का क्या किया? बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला, माने एक एक राज्य मिला। उनके भाई मिर्जा कामरान के महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान पद्धतियों के सामने फीका पड़ गया था। शेर खान यानी शेरशाह सूरी की बात की जा रही है यहाँ पर। शेर खान यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज में हराया था। इन पराजयों ने उन्हें ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया, यानी मजबूर कर दिया था। इन पराजय से वह क्या किया कि ईरान की ओर भागा। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जो हुमायूं था उसके क्या हुआ कि 1555 में फिर से दिल्ली में आया था और उसके एक इमारती घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं अकबर, जिनका शासनकाल रहा 1556 से लेकर 1605, यानी सबसे बड़ा काल इन्हीं का रहा था अकबर का, लगभग 50 वर्ष के आसपास। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बने थे। जो अकबर थे वह 13 वर्ष के आयु में ही सम्राट बन गए थे। उनके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। उनके जो भी शासनकाल थे उनको 3 अवधि में बांटा जाता है। पहला था 1556 से लेकर 1570 के मध्य। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गए थे। उन्हें सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्तीय राजाओं मलवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह
को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। दूसरा था कि 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तीसरा था कि 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। मतलब अकबर का साम्राज्य का विस्तार हुआ था 1585 से लेकर 1605 के जो शासनकाल रहा था उस समय। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी साथ में जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। कौन? अकबर ने। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बाबर खानदेश, बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जो राजकुमार सलीम था यही था जहांगीर। तो यह याद रखने योग्य बातें हैं कि राजकुमार सलीम किसका नाम था? तो जहांगीर का। जो राजकुमार सलीम था वही आगे चलकर जहांगीर कहलाया। तो उसके बाद आता है शासन आता है जहांगीर का, जो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है जहांगीर का। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 से 1627। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जो जहांगीर था वह अकबर के सैन्य अभियानों को क्या किया? आगे बढ़ाया। अकबर का बेटा ही था जहांगीर। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा को स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, राजकुमार खुर्रम जो कि बाद में क्या हुए? शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किया, जो कि असफल रहा। उसके बाद आते हैं शाहजहां, जिनका शासनकाल रहा 1627 से लेकर 1658। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और पराजित किया, और वह पराजित हुआ। कौन? अभिजात खान जहान लोदी ने जो विद्रोह किया था उसमें वह पराजित रहा शेर शाहजहां के द्वारा। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुए, जिसमें बुलंदों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। जो कंधार था वह क्या सफाविदों को हाथ में चला गया। 1632 के अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। यानी जो लड़ाई झगड़ा चल रहे थे उसको सुलह करना चाहा, रोकना चाहा। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजयी हुई और दारा सिकोम समेत उसके 3 भाइयों की को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वह अपने भाइयों का हत्या कर दिया था। उसके बाद आते हैं औरंगजेब, जिनका शासनकाल रहा 1658 से लेकर 1707 तक। 1663 में उत्तर पूर्व में
अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरोध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मवाड़ के राठौड़ों राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासन घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए और राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफ़ाविद ईरान भाग गया। दूसरा था, अकबर ने विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा और अथी को अपने राज्य में मिला लिया और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों, जो कि छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरोध अभियान का प्रबंध स्वयं किया था। क्या किया था कि ये अपने आप से स्वयं छापामार पद्धति का प्रयोग किया था, उनके विरोध अभियान का प्रबंध स्वयं किया था। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व के अहोमों और दक्कन में मराठों के विरोध का सामना करना भी पड़ा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। अगला टॉपिक आता है उत्तराधिकारी के मुगल परंपराएं। उत्तराधिकारी के मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है यानी बड़ा बेटा को अधिकार मिलना, तो इसमें उन लोगों का विश्वास नहीं था, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठाधिकार का मतलब है कि जो बड़ा बेटा है वही उत्तराधिकारी बनेगा। तो उन लोगों का मानना था कि जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का राज्य उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वह शाहयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायद? तो चलिए आगे देखते हैं। ये थे अकबर का शासन, जो कि 1605 तक रहा था। उसमें इन सभी क्षेत्रों पर उसका कब्जा रहा था। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। राजपूत के साथ क्या होगा? मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत के शासक की पुत्री थी। इससे यह पता चलता है कि राजपूतों से भी उनका संबंध रहा था। मुगलों का राजपूतों से संबंध रहा था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए थे तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। क्या हुआ कि जब मुगल साम्राज्य शक्तिशाली हो गए तो कई अन्य जो शासक हुआ करते थे वह अपनी स्वेच्छा अनुसार उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेक मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया था। कई राजपूत ऐसे थे जो अपनी पुत्रियों को मुगलों के साथ विवाह कर उच्च पद प्राप्त किए और कईयों ने विरोध भी किया था।
मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे वह लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, यानी उनसे उनका स्वीकार सत्ता नहीं किया। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने पर परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से ही मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखें और गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ, आगे चलते हैं। मनसबदार और जागीरदार जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों की तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया गया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग ईरानियों, भारतीय मुसलमान, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित करना शुरू कर दिया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। जो मुगल के शासन सेवा में आए थे वह नौकरशाह और मनसबदार कहलाए। मनसबदार का अर्थ होता है शब्द का प्रयोग। जो मनसबदार है उसका शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद था, दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारित जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जात की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। मतलब जिसका जाति ज़्यादा रहता था उसका दर्जा निचले जाति से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राज्य का जो खर्चा था वह बढ़ गया था। आगे देखते हैं। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। उन्हीं के अनुसार उन्हें क्या करना पड़ता था, घुड़सवार रखना पड़ता था। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। क्या कहते थे कि घोड़ों पर अपना मुहर लगवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। इस कार्य के बाद उन्हें क्या किया जाता था, धन दिया जाता था सैनिकों को देने के लिए। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जो मनसबदार थे वह वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, जो कि पिछले चैप्टर में इक्ताओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार होता था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित किया करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या भी अत्यधिक वृद्धि हो गई,
जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों तक औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारणों से किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। यही है मनसबदार अभियान के सैनिक। इसमें जब्त और जमींदार अगला टॉपिक आता है। जब्त और जमींदार। मुगलों के आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। जो मुगल थे उनकी जो भी आमदनी होता था वह किसानों के उपज से मिलने वाला राजस्व के कारण ही होता था। अधिकतर स्थानों पर किसानों ग्रामीण कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थियों के चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग किया करते थे। सभी के लिए एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोलोड्रम ने 10 साल यानी 1570 से 1580 के काल विधि के लिए कृषि के पैदावार कीमतों, कृषि की भूमि सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। राजस्व कर यानी निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक ही हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। जो यह व्यवस्था बनाई गई इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जब्त कहा जाता है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकार भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वह विद्रोह कर सकते थे। कुछ ऐसे थे जो कि मुगलों का विद्रोह भी किया करते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी। आगे है अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा यानी अकबर का कुछ लिखा हुआ है। अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबुल फल्ज को आदेश दिया कि वह उनसे शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फल्ज ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी, इसमें अकबर का प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों को परंपराओं और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। आइए अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। यह है अकबरनामा लेते हुए अबुल फल्ज। अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। अकबर की नीतियाँ। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए गए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फल्ज की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फल्ज
के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, यानी कई राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। सूबों के जो प्रशासक होते थे वह सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन किया करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्ती यानी सैनिक वेतन अधिकारी, सरदर यानी धार्मिक और धर्म किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल यानी नगर का पुलिस अधिकारी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। महरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। उसे क्या कहा? नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उनके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर वाक़े यानी रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। चौकोर मोहबर बताती है कि उदात का महान महारानी नूरजहां पदशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्राप्त प्रताप महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां का पदशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। इस तरह से था कुछ जो सिक्के जारी किए गए थे। आगे देखते हैं। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च किया करते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, यानी फतेहपुर के सीकरी में थे, तो उनसे उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट यानी पर्दियों जो रोमन कैथोलिक थे, उन्हें जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों पर रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति रिवाज का मध्यता पर बल देते थे, वे अक्सर कट्टर होते थे। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती थी। यह अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्व शांति के विचार की ओर ले गए। सिंधुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसकी केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। अब्दुल फजल के सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर या शाहजहां ने भी अपनाया था। क्या किया था कि इस तरह के जो भी व्यवस्थाएं हुए थे, उनको शाहजहां ने भी अपनाए थे। सुलह-ए-कुल में क्या वर्णन मिलता है? सुलह-ए-कुल अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, यानी सभी एक प्रकार से हैं, सभी का धर्म एक है, सभी का अनुयायियों की जगह एक है। इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोध धर्मों, अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। जहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यह सुन्नी और शिया का एक
शिया एक ही मस्जिद है में इकट्ठे होते थे और ईसाई में यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उनसे सुसंगत तरीके से सार्वजनिक शांति के सिद्धांत का पालन किया करते थे। एक मिनट। सत्रहवीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेश में यात्रियों के ऐसे वैसे धनी देश बताया, जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमति राजस्व को 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक यानी किसान और शिल्पकार के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बच पाता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति के अतिरिक्त संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्राट से स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इसमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों पर अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक क्या हुआ था कि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बन चुका था। अब इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो चैप्टर 3 अध्याय 10 है, उसमें हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राजा और रानियां, अन्यत्र देख लेते हैं। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। इनमें से ऑटोमान तुर्की के सुल्तान सुलेमान, जो कि इनका शासनकाल रहा था 1520 से 1566, शामिल है। उनके राजा के ऑटोमान राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया था। उसकी फौज के बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मार्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमान सत्ता का मानता था। सुलेमान के ऑटोमान नौसेना का पुनर्गठन किया गया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इन नौसेना के पुर्तगालियों के चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी विविध निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसने शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे और इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमान क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया गया। तो इस तरह थे चैप्टर 4 जो कि हम लोग समझे। इसके अगले वीडियोज में हम लोग
क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और साथ में जो पाठ्यगत प्रश्न हैं बीच बीच में जो प्रश्न आए थे उसको भी देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।